नमस्कार, आरवी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हम लोग पीजीटी 2016 के हल प्रश्न पत्र को देख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे देखेंगे। देखिए 61वां प्रश्न पूछा गया है, 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना। ऑप्शन दिया गया है सोवन सिंह भकना, लाला हरदयाल, पंडित काशीराम या फिर हरनाम सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवन सिंह भकना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है 1901 में सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन दिया गया मार्टिन बर्ड, मुनरो, सर सी स्कॉट मॉनक्रिएफ या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सी स्कॉट मॉनक्रिएफ। देखिए सर कोलिन स्कॉट मॉनक्रिएफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन 1901 ईस्वी में किया गया था, जिसका काम सिंचाई के साधनों में वृद्धि के उपायों पर विचार करना था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है वैदिक काल में निष्क क्या था। ऑप्शन दिया गया है सिक्का, संस्था, आभूषण या फिर जाति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभूषण। ऋग्वेद में एक शब्द निष्क की चर्चा हुई है, जो कि गले में पहने जाने वाला एक कीमती हार होता था। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 64 में पूछा गया है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, निम्नलिखित में से इसे किसने कहा था। ऑप्शन दिया गया है एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या फिर लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकमान्य तिलक। देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, में बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा दिया था। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 65 में पूछा गया है बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शन दिया गया है काबुल, दिल्ली, आगरा या फिर लाहौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। देखिए बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। मृत्यु के बाद बाबर को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में शेरशाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई द्वारा काबुल ले जाया गया और वहीं पे दफना दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 66, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित किस वेद में आहुति शब्द आहुति संबंधी सूत्र समाहित है। आहुति मतलब बलिदान से है। ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 67 में पूछा गया है बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना। ऑप्शन दिया गया है ब्लूमफील्ड फुलर, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स नेपियर या फिर मेटकॉफ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लूमफील्ड फुलर। देखिए कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा को लागू कर दिया गया। विभाजन के पश्चात बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। इसमें पूर्वी बंगाल की जो राजधानी थी वह ढाका थी और ब्लूमफील्ड फुलर को इसका प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उप कुलपति था। ऑप्शन दिया गया है आशुतोष मुखर्जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादाभाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष मुखर्जी। देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कैनिंग के शासनकाल में 1857 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम भारतीय उप कुलपति आशुतोष मुखर्जी थे। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 में पूछा गया है शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया गया कोंकण में 1653 ईस्वी में, मुंबई 1665 में, पुणे में 1660 में या फिर रायगढ़ 1674 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ 1674 ईस्वी में। देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में हुआ था। उन्हें छत्रपति और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधियां प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या हम लोग 70 देखते हैं। 70 में पूछा गया है किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन दिया गया मुंडकोपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, जाबालोपनिषद या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाबालो उपनिषद। देखिए चारों आश्रमों का एक साथ सर्वप्रथम उल्लेख जाबालो उपनिषद में मिलता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगर बात करें आश्रम शब्द की, तो आश्रम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मण में हुआ है। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 71 में पूछा गया है अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन दिया गया है शिलालेख सेकंड, शिलालेख
6 शिलालेख 12 या फिर शिलालेख 13। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख 13। देखिए अशोक के 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 72 में पूछा गया है प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिया गया 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में या फिर 1933 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1927 ईस्वी में। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? ऑप्शन दिया गया है मुर्शिद कुली खां, सआदत अली खान, फर्रुखशियर या फिर शुजाउद्दीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सआदत अली खान। यहाँ पे सआदत अली खान है, सआदत अली खान। देखिए अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में सआदत खां उर्फ बुरहान उल मुल्क ने की थी और इसकी राजधानी कहाँ पे थी? इसकी राजधानी थी फैजाबाद में। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 में पूछा गया कि प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? ऑप्शन दिया गया है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर जहांगीर का दरबारी था। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं हम लोग। 75 में पूछा गया है मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिया गया है कर, कृषि भूमि, पुरोहित या फिर एक पद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पद। देखिए मनसब फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक पद। इसके दो भाग हैं जात एवं सवार। जात से तात्पर्य व्यक्तिगत पद से होता है जबकि सवार का तात्पर्य घुड़सवारों की संख्या से है। मनसबदारी व्यवस्था की बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 76 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? ऑप्शन दिया गया है शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद या फिर जाबालोपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण। देखिए रत्निन राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे जो कुलीन वर्ग से संबंधित होते थे और इसका उल्लेख इनकी सूचियों का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? इनकी सूचियों का उल्लेख किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। चलिए प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 में पूछा गया है शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है विवाह की आयु, विधवा विवाह, सती या फिर नवजात शिशु हत्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विवाह की आयु। देखिए डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से शारदा एक्ट 1929 ईस्वी में पारित हुआ। इस एक्ट में 18 वर्ष से कम आयु के लड़के तथा 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह पर रोक लगाकर बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि की धारण की थी? किसने भागवत उपाधि को धारण की थी? तो ऑप्शन दिया गया है डायनोसियस, हेलियोडोरस, मेगास्थनीज या फिर प्लिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेलियोडोरस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? ऑप्शन दिया गया है उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण या फिर लौह काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण। चलिए प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 में पूछा गया है आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया? ऑप्शन दिया गया है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? ऑप्शन दिया गया गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं हम लोग। 82 में पूछा गया है निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई? ऑप्शन दिया गया है ऋजुपालिका, निरंजना, गोदावरी या फिर कोसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋजुपालिका नदी। देखिए महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। 12 वर्ष के कठोर साधना के बाद जिम्ब्रिंग ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई।
प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। इसमें पूछा गया है सल्तनत काल में दीवान ए वक्फ या फिर वकूफ़ विभाग संबंधित था। ऑप्शन दिया गया है व्यय कागजात की देखभाल करने से, पशुओं के व्यापार से, शाही कारखाने से या फिर बाजार व्यवस्था से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यय कागजात की देखभाल करने से। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं हम लोग। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन या फिर बेसिन की संधि की? ऑप्शन दिया गया है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या फिर बाजीराव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय। देखिए दिसंबर 1802 ईस्वी में अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव सेकेंड के मध्य बसीन या बेसिन की संधि हुई। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? ऑप्शन दिया गया है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, रामपुरवा का सिंह स्तंभ, दिल्ली टोपरा स्तंभ या फिर सारनाथ स्तंभ। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराई? ऑप्शन दिया गया है काच ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, रामगुप्त ने या फिर समुद्रगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? ऑप्शन दिया गया है कौशतकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण या फिर ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। चलिए प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? ऑप्शन दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर खिज्र खां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए इब्न बतूता का मूल नाम शेख फतह अल अब्दुल्लाह था, जो मोरक्को का मूल निवासी था। 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे चीन का राजदूत नियुक्त कर दिया था बाद में। चलिए प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हुमायूं नामा को किसने लिखा था? ऑप्शन दिया गया गुलबदन बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, जहान आरा या फिर रोशन आरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। इस ग्रंथ में गुलबदन बेगम ने हुमायूं के जीवन की असफलताओं, विजय, पराजय और कठिनाइयों का वर्णन किया है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था शाही संदेशवाहक के लिए, राजकीय पत्रकार के लिए, शाही अंगरक्षक के लिए या फिर प्रमुख सचिव के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रमुख सचिव के लिए। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं हम लोग। 92वें प्रश्न में पूछा गया है कि किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? ऑप्शन दिया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में, कौशितकी उपनिषद में, मनुस्मृति में या फिर भगवद गीता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवद गीता में। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 93 पूछा गया है निम्नलिखित में किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन दिया गया है जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, याहिया बिन अहमद सरहिंदी या फिर शहाबुद्दीन अहमद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। इसका लोकप्रिय नाम तूतीय हिंद था। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कल्लाह की उपाधि दी थी। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मौर्यों के समय समाहर्ता का कार्य क्या था? ऑप्शन दिया गया है वह एक सैनिक अधिकारी था, वह कोष विभाग का एक अधिकारी था, वह एक न्यायिक अधिकारी था या फिर वह एक राजस्व संग्रह करता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह राजस्व संग्रह करता था। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 95 में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? ऑप्शन दिया गया वर्णनात्मक, चित्रात्मक, ध्वनि
तत्वबोधक या फिर शब्दांश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं हम लोग। 96 प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन दिया गया हेमेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन दिया गया है 1398 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1526 या फिर 1757। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1398 ईस्वी हो जाएगा। देखिए 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक नासिरुद्दीन महमूद था। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े? ऑप्शन दिया गया है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेड़ा सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? ऑप्शन दिया गया है अवध का नवाब, मैसूर का राजा, बाजीराव सेकंड या फिर निजाम अली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजाम अली। हैदराबाद के निजाम हो जाएंगे, लेकिन आयोग ने इसका आंसर अवध का नवाब दिया है, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि स्कंदगुप्त ने शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? ऑप्शन दिया गया है तुषास्प, प्रणदत्त, विशाख या फिर हरिसेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणदत्त। देखिए जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख है जो सौराष्ट्र गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर सौराष्ट्र प्रांत में प्रणदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया जिन्ना, लियाकत अली, सैयद अहमद या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त प्रथम। देखिए कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। इसमें पूछा गया है किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन या फिर इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। देखिए जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जूना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। जौनपुर शहर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं हम लोग। 104 में पूछा गया है कि मौर्यों के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिया गया है मुख्य न्यायाधीश, धर्मस्थ या फिर व्यावहारिक या फिर प्रतिष्ठा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठा। देखिए मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के थे, धर्मस्थीय या फिर दीवानी न्यायालय तथा कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय। इसमें कंटक शोधन न्यायालय जो था उसके न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहा जाता था। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 105 में पूछा गया है एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद, अथर्ववेद, बौधायन धर्मसूत्र या फिर वशिष्ठ धर्मसूत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। प्रश्न संख्या हम लोग 106 देखते हैं। 106 में पूछा गया है बाजार नियंत्रण दिल्ली के किस सुल्तान से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है इसमें ऑप्शन दिया गया है बलबन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर रजिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। सिक्कों का परीक्षक, चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, रंगमंच का प्रबंधक या फिर गणिकाओं का प्रभारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्कों का परीक्षक। देखिए मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था।
मौर्यकाल में। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कर्जन, चेम्सफोर्ड, मिंटो या फिर बेंटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चेम्सफोर्ड हो जाएगा। देखिए जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था और इस समय भारत में वायसराय चेम्सफोर्ड था। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 109 देखते हैं। 109 में पूछा गया कि दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन दिया गया है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन बलबन। देखिए दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी और इस विभाग का अध्यक्ष आरिजे मुमालिक होता था। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 110 में पूछा गया है किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे। ऑप्शन दिया गया है हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 में पूछा गया है कि अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन दिया गया है पीर मोहम्मद, अब्दुल खान उज्बेक, आदम खान या फिर बैरम खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैरम खान। हम लोग अगला परिवार देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था। ऑप्शन दिया गया है द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस या फिर केशव चंद्र सेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। इसमें केशव चंद्र सेन आत्मीय सभा से नहीं जुड़े थे। आत्मीय सभा की स्थापना 1914 में की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 ईस्वी में की गई थी। हम लोग प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। 113 में पूछा गया है किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है। ऑप्शन दिया गया है कौटिल्य, मनुस्मृति, पाणिनि या फिर पतंजलि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन दिया गया है लांगनाज, बीरभानपुर, नागार्जुनकोंडा या फिर भीमबेटका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भीमबेटका। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं हम लोग। 115 में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। देखिए धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक सुव्यवस्थित खूबसूरत नगर है। यहाँ चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं हम लोग। 116 में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था। ऑप्शन दिया गया विष्णुगुप्त, स्वामीदत्त, हस्तिवर्मन या फिर उग्रसेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। चलिए प्रश्न संख्या 117 देखते हैं हम लोग। 117 में पूछा गया है शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। ऑप्शन दिया गया दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत या फिर दीवाने इंसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीवाने वजारत। देखिए शेरशाह के शासनकाल में दीवाने वजारत केंद्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। इसका प्रधान वजीर होता था और इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। ऑप्शन दिया गया लॉर्ड लिटन, रिपन, कर्जन या फिर वेलेजली। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को, जिसको कि गिरोह अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं में निकलने वाले समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसको पारित किसने किया था? इसको पारित किया था लिटन ने, जबकि रिपन के समय में इसको समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 119 में पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है प्रार्थना समाज से, देव समाज से, आर्य समाज से या फिर ब्रह्म समाज से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म समाज से। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं।
इसमें पूछा गया है कि भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ करवाया। ऑप्शन दिया गया राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या फिर कुलोत्तुंग प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं हम लोग 121। इसमें पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई। ऑप्शन दिया गया है 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1947 या फिर 16 अक्टूबर 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जून 1947। 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर कृष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि मुगल काल में जब्त क्या था। ऑप्शन दिया गया जमीन जब्ती हो जाना, जमीन की पैमाइश, कर या फिर मुद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमीन की पैमाइश। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 124। 124 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या फिर राजाधिराज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र द्वितीय। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया कि 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन दिया गया दादाभाई नौरोजी, आरसी दत्त, जीके गोखले, सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। इन्होंने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की तथा 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो इस तरह से हम लोगों ने 2016 पीजीटी इतिहास विषय के प्रश्न पत्र को देखा है। अगर आपने इसके पहले भाग को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।